हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण के आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 11 दिसंबर 2025 और आज की जो महत्वपूर्ण खबरें जो हम रही हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहली खबर हम बात करें वो है नोबेल पुरस्कारों को लेकर के, क्योंकि कल जो है 10 दिसंबर थी और जैसा कि हम जानते ही हैं कि नोबेल पुरस्कारों की जो घोषणा अक्टूबर में होती है और जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दिसंबर में होता है। तो कल इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो आइए समझते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में तो देखिएगा लॉस जलो क्रासना होरकाई को मिला है साहित्य में यानी लिटरेचर में। अगर हम पीस यानी शांति की बात करते हैं तो उनको मिला है मारिया कोरिना मचाडो को। अगर हम इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की बात करें तो उनको मिला है जोएल मोकिर को, फिलिप अगिहन को और पीटर हॉबिट को, है ना। अगर हम फिजिक्स यानी भौतिकी की बात करें तो देखिएगा जॉन क्लोर्क, मिशेल एच डेबोरेट और जॉन एम मार्टिनेस को जो है ये फिजिक्स यानी भौतिकी क्षेत्र में मिला है। अगर हम बात करें रसायन यानी केमिस्ट्री में तो देखेंगे उसमें सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को मिला, है ना। अगर हम बात करते हैं चिकित्सा यानी केमिस्ट्री यानी कि मेडिकल साइंस में तो मैरी ई ब्रूनकोप और फ्रेड रामसडेल, शिमोन सुकागुची को जो है ये पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिले हैं। तो ये जो है 2025 के नोबेल पुरस्कार थे और इनको जो है किन किन क्षेत्र में मिला और ये कहाँ के निवासी हैं, इनकी जो है गहन चर्चा हम स्पेशली जो है जब नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे, एक अलग से इसका वीडियो बनाऊंगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे किस किस क्षेत्र में स्पेशली इनको दिया गया है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो है गहन चर्चा करनी होगी हमको। हालांकि कुछ क्षेत्र हम देख लेते हैं नोबेल पुरस्कारों के बारे में, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है जैसा कि हम जानते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने जो है डायनामाइट का जो है आविष्कार किया था, उन्हीं के जो है पुण्यतिथि पर जो है 10 दिसंबर को जो है प्रतिवर्ष घोषित मतलब विदित किया जाते हैं। जहां तक घोषणा की बात है यानी जो डिक्लेरेशन होती है वो डिक्लेरेशन होती है अक्टूबर में। अगर हम बात करते हैं इसमें जो है ये 1901 से जो है ये दिए जा रहे हैं और 1901 में जब ये शुरू किए गए थे तो ये 5 क्षेत्र में जो है शुरू किए गए थे। कौन कौन से? फिजिक्स, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, पीस हुआ, लिटरेचर हुआ एंड मेडिकल हुआ। यानी ये 5 क्षेत्र फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर एंड मेडिकल इसमें जो दिए जाते थे। लेकिन जो है 1968 में जो है इकोनॉमिक्स को जो है शुरू किया गया और 1968 से यानी 1968 से जो है इकोनॉमिक्स में भी दिया जाने लगा। तो हम कह सकते हैं कि जो कंडीशन वर्तमान कंडीशन है, करंट स्टेटस ये है कि जो है ये 6 एरिया में दिया जाता है। कौन कौन से? पीस या पीस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, मेडिकल और इकोनॉमिक्स। यानी ये जो है जो 6 क्षेत्र यानी 6 एरिया है उनमें दिया जाता है ना। तो इसमें देखेंगे, अगर हम बात करेंगे देखिएगा इसके 2 वितरण क्षेत्र हैं। पहला है हमारा स्वीडन, स्वीडन का स्टॉकहोम, है ना, स्टॉकहोम से होता है और दूसरा जो है नॉर्वे से होता है। नॉर्वे, नॉर्वे की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वहां से इसको दिया जाता है और इसमें जो है केवल पीस यानी शांति की जो बात है शांति के क्षेत्र में आता है, पीस के क्षेत्र में। और बाकी जो 5 हैं यानी बचे हुए हैं कौन कौन से? इकोनॉमिक्स हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मेडिकल हुआ और लिटरेचर हुआ। तो ये जो 5 एरिया हैं इसमें जो है वो स्वीडन से दिए जाते हैं, स्टॉकहोम से, जबकि जो है पीस में वो नॉर्वे की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वहां से इसके मतलब इसके माध्यम से दिए जाते हैं। तो ये नोबेल पुरस्कार की जो स्थिति इस तरह से वितरित की जाती है। और जहां तक इंडिया की बात है, देखिए इंडिया में जो है अब तक लगभग 10 लोगों को जो है ये मिल चुका है। अगर हम पहली बात करते हैं तो 1913 में सबसे पहला पुरस्कार जो मिला था वो मिला था आर एन टैगोर जी को। टैगोर जी को मिला था, है ना। किसमें मिला होगा? ध्यान रखिए, देखिए किससे रिलेटेड है? लिटरेचर से, तो इनको मिला था लिटरेचर में, है ना। अगर हम करंट स्टेटस जो है अगर हम जो रिसेंटली जो मिला है 2019 में वो मिला है हमारा इकोनॉमिक्स में। किनको मिला है? अभिजीत बैनर्जी जी को, है ना। तो अभिजीत बैनर्जी जी को जो है ये इकोनॉमिक्स मिला था 2019 में। तो हमारे जो है अगर हम बात करते हैं कुल मिलाकर के जो है 10 भारतीय और भारतीय ओरिजिन के व्यक्तियों को जो है मिल चुका है ये नोबेल पुरस्कार। और बाकी चर्चा जो है हम स्पेशली जो नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे।
तो नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट खबर है, देखिएगा, भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क जो है कोर्ट केरल के कोल्लम में खुला। यह गृह जो है केरल के गृह विभाग द्वारा सूचित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का एक मतलब विशेष न्यायालय है ना। तो उसमें हम बात करते हैं वादी कभी भी मामला दर्ज कर सकते हैं, दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, ई ट्रेजरी का उपयोग कर सकते हैं, शुल्क का भुगतान भी कर सकते हैं और आईकॉप्स के माध्यम से जो है डिजिटल समन प्राप्त कर सकते हैं। डैशबोर्ड वास्तविक समय में मामले की स्थिति, सुनवाई की तारीख, की गई और कार्रवाई की जानकारी प्रदान करते हैं। देखिएगा, ये ऐसा कोर्ट है, भारत का ऐसा प्रथम कोर्ट बन गया है जो है 24/7 मतलब एक ओपन नेटवर्क के रूप में कार्य करेगा। तो ये कहां पर बन रहा है? तो ये है हमारा केरल का कोल्लम। तो केरल की अगर हम बात करते हैं, देखिएगा, अगर हम देखें केरल को, तो ये हमारा साउथ इंडिया का एरिया और ये आता हमारा केरल और ये आता है तमिलनाडु, है ना। ये तमिलनाडु, ये केरल। तो ये इस तरह से बना हुआ है। इसकी केरला और तमिलनाडु की राजधानी कैपिटल क्या है? चेन्नई, और इसकी त्रिवंतपुरम, है ना, त्रिवंतपुरम, और इसकी है चेन्नई। तो ये है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट खबर क्या है हमारी? ग्लोबल एआई शो 2025 जो है अबू धाबी को नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। ग्लोबल शो एआई जो ग्लोबल एआई शो है 2025 का, जिसका विषय क्या है? एआई 2031 है। वैश्विक तकनीकी नेताओं को एआई संचालित नवाचार, सुलभ कोडिंग टूल और अग्रणी तकनीकों में पश्चिमी एशिया की बढ़ती भूमिका का पता लगाने के लिए एकजुट करता है। एआई के 6 स्तंभ यानी 6 पिलर हैं। कौन से? देखिए, प्रतिभा आकर्षण, नैतिक संरचनाओं और सरकार समर्थित साझेदारियों पर केंद्रित है, ध्यान केंद्रित रहेगा ये, है ना। तो ये जो है विशेष रूप से एक एआई पर विशेष क्या हो रहा है? शो हो रहा है और ग्लोबल शो है। ये कहां पर हो रहा है? अबू धाबी में। तो अबू धाबी कहाँ है देख लेते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे गल्फ कंट्रीज हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पर, ये है हमारा, ऐसे करके मैं बनाऊं यहाँ पर, है ना, ये है हमारा यूएई, है ना, यूएई। और ये क्या है? हमारा सऊदी अरब। ये सऊदी अरब है, ये यूएई हुआ, है ना, ये यूएई, सऊदी अरब, यूएई। तो अबू धाबी कहाँ है? अबू धाबी यहीं पर है, कैपिटल है इसकी, है ना। और दुबई, दुबई भी यहीं है, किसमें? यूएई में। तो यूएई में जो है हमारा अबू धाबी है, शारजा है, दुबई है। तो ये सिटी जो है हमारे कहाँ आते हैं? ये आते हैं यूएई। और अगर हम नीचे बात करते हैं, ये है ओमान। और उसके अगर हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर ये है यमन। और ये तो सऊदी अरब है ही, आपने देखा। और इसके साथ ही साथ जो है कुछ और देश हैं, जैसे कतर है, बहरीन है, वो यहाँ है। और अगर हम बात करते हैं कुवैत की, वो यहाँ है। और ये है हमारा खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? ये फारस की, यानी पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ पर्शियन। तो ऐसे करके है ये, है ना, पर्शियन गल्फ। तो ये पर्शियन गल्फ है। तो इस तरह से बन जाता है। ये आ जाता है हमारा फिर इसके ऊपर में ईरान, यानी पारस, जिसे हम पहले पारस कहते थे, वो ईरान है। और यहीं से आ जाता है पाकिस्तान, और ऊपर आ जाता है उसके बाद अफगानिस्तान। इस तरह से कुछ क्षेत्र बन जाते हैं ये, है ना। तो ये हमने देखा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। बेलारूस की अगर बात करें, बेलारूस तस्करों को द्वारा जो है गुब्बारे उड़ाने के बाद लिथुआनिया ने आपातकाल की घोषणा की। बेलारूस से सिगरेट की तस्करी करने वाले गुब्बारों की लगातार, देखिए कितना महत्वपूर्ण मतलब यहाँ पर खबर दी गई है कि बेलारूस से सिगरेट की तस्करी करने वाले गुब्बारों की लगातार लहरों से हवाई क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न होने और विनियस हवाई अड्डे को बंद करने के कारण लिथुआनिया ने आपातकाल घोषित कर दिया। क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बीच सरकार ने पुलिस और सीमा बलों के लिए सैन्य सहायता मांगी है और इन घुसपैठों को हाइब्रिड हमला बताया है। देखिए, लिथुआना बेलारूस जो है ये कंट्री है हमारे यूरोपियन कंट्री। अगर हम बात करते हैं यहाँ से, अगर हम लें जो यूरोप का, अगर ये मान के चलिए, ये बन जाता है रसिया। ये रसिया बन जाता है। अगर हम रसिया के ऊपर देखते हैं, जो रसिया बन गया, उसके ऊपर अगर हम आते हैं यूक्रेन को, ये यूक्रेन मान के चलिए, ये यूक्रेन है। इसके ऊपर जो है अगर हम देखेंगे, ये है बेलारूस, ये बेलारूस हुआ, है ना। इसके बराबर में ही है हमारा लिथुआनिया, ये है लिथुआनिया, है ना। और इसके ऊपर देखेंगे तो ये है लाटविया।
लाटविया आपने नाम सुना होगा, लाटविया। तो ये लाटविया है। और ये जो देश हैं, अगर हम मान के चलते हैं, यहाँ पर इसका ही थोड़ा सा रूस का पार्ट मिल जाता है। कहाँ पर? ये है हमारा रूस का थोड़ा सा पार्ट, और ये बन जाता है हमारा पोलैंड, है ना। तो ये क्या हुआ? ये हुआ बेलारूस, और ये हुआ लाटविया, और ये हुआ लिथुआनिया, ये रूस का पार्ट है, और ये हुआ हमारा पोलैंड। और ये जो बचा हुआ पार्ट आया हमारे तक, ये आता जर्मनी, जर्मनी बन जाता है ये, है ना। और ये जो क्षेत्र बनाया हमने बचा हुआ पार्ट, ये है बाल्टिक, यानी जो सी है वो बाल्टिक सी ये है, ये हमारा बाल्टिक सी आता है ऐसा करके, है ना। बाल्टिक सी से आप जानते हैं ऊपर में फिनलैंड आ जाएगा, स्वीडन आ जाएगा, नॉर्वे आ जाएगा। तो इस तरह से जो है कुछ देश हमने बना करके दिखाया आपको। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक खबर है देखिए, जल शक्ति हैकाथॉन 2025 जल नवाचार को बढ़ावा देगा। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने जल शक्ति हैकाथॉन 2025 का शुभारंभ किया, और इसे एक सुरक्षित तकनीक सक्षम जल भविष्य के लिए प्रतिभाओं का दोहन करने के हेतु एक राष्ट्रव्यापी अभियान बताया है ना। भारत बिन पोर्टल का अनावरण किया गया, जो जमीनी स्तर पर जो है जल चुनौतियों और व्यापक हितधारक भागीदार के लिए स्केलेबल क्षेत्र तैयार समाधानों को बढ़ावा देता है ना। अगर हम बात करते हैं, देखिए जल शक्ति हैकाथॉन जो है 2025 को जो नव नव जब क्या करेगा, यो जल नवाचार को बढ़ावा देगा, यानी उसमें जो तकनीकियां हैं, उसमें जो एक विशेष प्रकार की तकनीक अपनाई जाती है, उसको जो है एक विशेष मतलब बढ़ावा मिलेगा। और इससे जो है हमारे देश में जो है कह सकते हैं विकास को भी जो है खासा क्या मिलेगा, मतलब बढ़ोतरी की संभावना बढ़ जाती है यहाँ पर। इसके बाद अगर हम देखते हैं, देखिए यह पहल जल क्षेत्र अनुसंधान को व्यापक बनाती है और इसे चुनिंदा संसाधनों से आगे ले जाती है ना। तो ये बात है यहाँ पर। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर थी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। रुपए के मूल्यन की बात आई है, देखिए यहाँ पर, देखिए रुपए का मूल्यन जैसे कि हम जानते हैं, पिछले हफ्ते भी हमने बात की थी, रुपया जो है यानी जो हमारी करेंसी है रुपया, उसकी जो है वैल्यू लगातार जो है वो गिर रही है, उसका डिप्रिसिएशन हो रहा है, और लगभग जो है अब 90 की क्रॉस कर चुका है लगभग, है ना। 90 रुपए कुछ पैसे भी हो चुका है। तो ये अब तक का सबसे ज्यादा मतलब जो है क्या कह सकते हैं, जो कीमत है हमारी यानी डिप्रिसिएशन जो है, वो अब मूल्यन इतना गिर चुका है कि $1 जो है वो 90 रुपए की क्रॉस कर चुका है अब। तो अभी हम देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, व्यापार और जो खाता घाटा है बढ़ने के साथ साथ जो है कच्चे तेल के अस्थिर कीमतों ने बाह्य संतुलन की तीव्रता से कड़ा कर दिया है ना। जो हमारी एफडीआई है, जो नेट एफडीआई है, और प्रत्यावर्तन और विदेशी निवेश में गिरावट, नए अंतर्व्यवहार से अधिक, घरेलू डॉलर की आपूर्ति में कमी और मुद्रा समर्थन में कमी। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं अवमूल्यन की यानी डेप्रिसिएशन की, तो जब डेप्रिसिएशन होता है किसी भी करेंसी का, तो उससे कुछ ही मतलब कह सकते हैं बहुत कम फायदा होता है, हालांकि इसमें बहुत सबसे ज्यादा नुकसान ही होता है। क्योंकि कुछ कह सकते हैं, अगर मान लीजिए कुछ फायदा होगा तो 0.0% के हिसाब से, कुछ ऐसे 8-9% के हिसाब से ही फायदा हो सकता है, अन्यथा जो है कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ये जो फायदा होता है उसे हम कह सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये तभी होगा जब हमारा, अगर मान के चलिए अगर हम ये मान के चलें कि अगर हमारी मूल्य की जो है वो कीमत जो है मतलब एक प्रकार से अगर कम हो गई है, अब मूल्यन हुआ है, तो एक क्षेत्र ऐसा है जो उसमें थोड़ा सा हमें फायदा दिखाई देता है, और वो क्या है, वो है हमारा टूरिज्म। क्योंकि अगर हमें ऐसी स्थिति आती है कि अगर किसी देश की अवमूल्यन होता है, तो वहाँ जो अवमूल्यन के कारण जो है वहाँ लोग जो है जाना पसंद ज्यादा जाएंगे, जिससे जो है वहाँ पर थोड़ा सा फर्क जो है, लाभकारी फायदा जो है यहाँ पर होता है। और इसके अलावा जो है हमें लगता नहीं कि किसी अन्य क्षेत्र में होता हो, बाकी में सब में नुकसान ही नुकसान है। तो इसीलिए जो है अवमूल्यन जो है वो बहुत ही मतलब खराब माना जाता है। और अगर मान के चलिए अगर हमारी स्थिति यही बनी रही, तो देखिएगा 90 तक क्रॉस कर दिया, आप 100 को कोई ज्यादा दूर थोड़ी ना है, तो ये भी हो जाएगा। वैसे तो सरकार जो है दावा करती है कि जो है मूल्य, हमारी जो मुद्रा है बहुत मतलब मजबूत हो चुकी है, और हमारा देश जो है अग्रणी बन चुका है कई मामलों में। लेकिन आप जो है अगर वास्तविक रिपोर्ट के आंकड़े देखेंगे ना, तो उसमें कुछ स्थिति अलग ही नजर आएगी आपको, है ना। तो वास्तविक डंका मतलब जो कहते हैं ना, मतलब जो वास्तविक स्थिति और डंका पीटने में बहुत बड़ा अंतर होता है, तो यहाँ हमें देखने को मिलता है। देखिए, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा मानवाधिकार दिवस। जैसे कि हम जानते हैं कि 10 दिसंबर को जो है वो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, और कल था 10 दिसंबर, तो ये जो है मानवाधिकार दिवस मनाया गया। और 10 दिसंबर को वैश्विक स्मरणोत्सव यानी 1948 में
यूडीएचएसआर को अपनाए जाने का प्रतीक और बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच जो है सार्वभौमिक सुरक्षा की पुष्टि की गई। और इसका जो है, अगर हम बात करते हैं मानवाधिकार दिवस की, तो इसका जो विषय रहा वो रहा मानवाधिकार हमारी दैनिक आवश्यकताएं, जो बुनियादी अधिकारों, सुरक्षा, भोजन, आश्रय, अभिव्यक्ति और भागीदारी पर जोर देता है ना। तो ये देशव्यापी कार्यक्रम है और उसका अभियान जागरूकता को बढ़ावा देना है, नागरिकता, सहयोग, सहभागिता और समुदाय नेतृत्व वाली पहलों के माध्यम से है मानवीय गरिमा को सुदृढ़ करना है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मानवाधिकारों को जो है कैसे उनको जो है संजोया जाए और कैसे जो है उनको सुरक्षित रखा जाए। इसी के जो है मतलब इसको ऑब्जेक्ट रखते हुए जो है, इसको गोल बनाते हुए जो है प्रति 10 दिसंबर को यानी हर साल जो है यहाँ पर मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये हमने थोड़ी सी बात देखी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट खबर है हमारी पीएम किसान योजना को लेकर कि केंद्र सरकार ने जो है परिवारों हेतु पीएम किसान योजना का विस्तार किया है और पीएम किसान योजना के अंतर्गत जो है 21 किस्तों में 4 लाख करोड़ वितरित किए गए, जिससे भूमिधारक किसानों परिवारों की आय जो है स्थिरता सुदृढ़ हुई है ना। आधार से जुड़े बैंक खातों में 3 DBT किस्तों में हस्तांतरित प्रति वर्ष 6,000 प्रदान किए जाते हैं, जिससे पारदर्शिता और समय पर सहायता सुनिश्चित होती है। 2019 में शुरू की गई पूर्णतः केंद्र द्वारा वित्तीय पोषित केंद्रीय क्षेत्र की इस योजना का उद्देश्य देश भर में कृषि और घरेलू खर्चा को कम करना है। देखिए, जो हमारी ये पीएम किसान योजना थी, ये 2019 में शुरू की गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, जो हमारे किसान लोग हैं और जिनकी स्थिति क्या है कि मान के चलिए अगर ऐसी स्थिति है कि 2 एकड़ से कम जमीन है, तो उनको जो है मतलब एक प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जो है प्रतिवर्ष 6,000 रुपए देने का जो है प्रावधान किया गया था और उसी के माध्यम से जो है यहाँ प्रतिवर्ष जो है 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अब इसकी जो है जो समय सीमा है विस्तार किया गया, उसकी समय सीमा के साथ साथ इसमें कुछ चीजें और शामिल की गई हैं, है ना। तो ये है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। भारत को अमेरिकी बाजार में सस्ते दाम पर चावल नहीं बेचना चाहिए, ये अमेरिका का कहना है। तो देखिए, अमेरिका कह रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत को अमेरिका की बाजार में चावल डंप करना यानी सस्ते दामों पर बेचना नहीं चाहिए, वे इस मामलों से निपट लेंगे। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि शुल्क यानी टैरिफ लगाकर इस समस्या का आसानी से हल निकाला जाएगा। लुसियाना में अपने परिवार के कृषि कारोबार कैनेडी राइस मिल का संचालन करने वाली मोरिल कैनेडी ने ट्रंप से कहा कि देश के दक्षिणी हिस्से में चावल उत्पादक संघर्ष कर रहे हैं और अन्य देश अमेरिकी बाजार में चावल डंप कर रहे हैं, यानी कि बेहद सस्ते दामों पर चावल बेच रहे हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर ये स्थिति है, जैसे कि हम जानते ही हैं कि कुछ स्थिति हमारी ऐसी होती है जिससे जो है निपटने के लिए जो है वहां की सरकार, संबंधित सरकार जो है वो टैरिफ लगाती है। अगर मान के चलिए जैसे यहाँ अमेरिका है, तो अमेरिका क्या कर रहा है, देखिए अब भारत को चेतावनी दे रहा है कि ऐसा ना करे वरना हम जो है उस पर टैरिफ लगा देंगे। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है ये सब चीजें, इसको आइए समझते हैं। देखिए देखिए जहां तक हम बात करें कि टैक्स प्रणाली जो है, टैक्स प्रणाली अगर हम बात करेंगे टैक्स प्रणाली में, तो देखिएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं, ये हम सभी जानते हैं। एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, दो होते हैं। तो डायरेक्ट में जैसे मान के चलिए अगर हम अपने देश की बात करते हैं, तो इसमें कौन से आते हैं, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है ना, प्रोफेशनल टैक्स है। तो इस तरह के टैक्सेस जो है हमारे डायरेक्ट में आते हैं। और इनडायरेक्ट की अगर हम बात करें कौन से आते हैं, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, जीएसटी है ना, सर्विस टैक्स है ना, ये सब किस में आते हैं, ये इसी में आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में। अच्छा देखिएगा, अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या मतलब हम देखेंगे, इसमें कुछ अंतर ये होता है कि डायरेक्ट टैक्स को जो है ऐसे लगाया जाता है कि मान के चलिए अगर उसकी जो इनकम है उस पर जो है जो भी इनकम हो रही है, जो भी उसने अर्निंग किया है, उसके माध्यम से जो पैसा कमाया है उसके आधार पर जो है उसको डायरेक्ट देना पड़ेगा। मतलब उस पर जो है वो अपना जो भार है किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाल सकता। लेकिन जहां तक हमारी ये बात है कि इनडायरेक्ट की बात है, तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, जो उसने मान के लिए जो भी काम कर रहा है, जो अपना उसने खर्च दिया, यानी जो भी उसने टैक्स बन रहा है, तो उसका जो टैक्स अपना जो खर्च है उसको जो बढ़ा करके अन्य व्यक्ति वो टाल देता है, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये होता है। अब इसमें मुख्य रूप से डायरेक्ट टैक्स की अगर इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें, तो देखिए मुख्य रूप से हमारे पास में कौन कौन से आते हैं। एक तो आता है हमारा एक्साइज ड्यूटी, है ना, एक्साइज ड्यूटी। एक आता है जीएसटी, है ना। एक आता है हमारा कस्टम कस्टम ड्यूटी, है ना।
अभी एक्साइज जो ड्यूटी है वो लगता है हमारे जो प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया के अंदर हो रहा है, और वहां पर जो है प्रोडक्शन जो होता है प्रोडक्शन पे लगाया जाता है ये एक्साइज ड्यूटी, है ना। यानी जो है उसको ऐसा प्रोडक्शन होता है जो उस पर जो है लगाया जाएगा, तो उसे कहेंगे एक्साइज ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होता है? कस्टम ड्यूटी होता है अगर कोई सामान जो है अगर बाहर देश से बाहर या अंदर आ रहा है, तो उस स्थिति में जो है हम कस्टम ड्यूटी लगाते हैं। जिस यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो लगता है कस्टम ड्यूटी। जीएसटी जो है, जीएसटी देख लेते हैं, जीएसटी में क्या होता है? ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और इसमें जो है मान लीजिए चाहे वो गुड्स है सर्विस है उसके टैक्स जो होता है उस पर लगता है। और ये जो है इसके जो सेवाएं दी जा रही हैं, गुड्स बेची जा रही हैं, है ना, खरीदी जा रही हैं, तो इन पर जो है ये लगता है जीएसटी। और इसमें जो है एक विशेष प्रकार का क्या होता है, देखिए कस्टम ड्यूटी क्या होता है? कस्टम ड्यूटी सामान्यतः कब लगता है? जब कोई सामान किसी देश से जाएगा या आएगा तो सामान्य रूप से लगेगा। अब इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होगा तो उसमें हम कस्टम ड्यूटी कहेंगे इसको। लेकिन एक आता है हमारा टैरिफ। अच्छा, टैरिफ में देखेंगे तो टैरिफ में क्या हो रहा है? टैरिफ में ये उसको कंट्रोल करता है, यानी हमें कितना इंपोर्ट करना है कितना एक्सपोर्ट करना है कोई चीज का, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है ये लगाया जाता है टैरिफ। यानी कह सकते हैं कि टैरिफ एक विशेष देश में आने वाली वस्तुओं को लगाया जाता है, न कि जाने वाली वस्तुओं पर, है ना। लेकिन अगर हम एक्साइज ड्यूटी देखते हैं तो ये आने वाली पर भी लगेगा और जाने वाली पर भी लगता है। तो यहाँ है, तो हम कह सकते हैं कि टैरिफ जो है वो व्यापार को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है, जबकि जो है एक्साइज ड्यूटी सामान्य रूप से कोई वस्तु का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रही है तो उस पर ही लगेगा, है ना। उसमें उसमें कोई ऐसी विशेष मतलब स्थिति नहीं होती है, उसमें सामान्यतः लगता है ये। तो ये होता है टैरिफ की बात। इसमें और चर्चा करेंगे कि टैक्स प्रणाली में जब देखेंगे तो क्या होता है और भी। तो सामान्यतः मैंने बता दिया आपको, ये होती है स्थिति। तो भारत के मतलब भारत को अमेरिका ने ऐसा कहा है कि भाई अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर हम ये अपना टैरिफ लगा देंगे उस पर। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2025 दूसरा या तीसरा सबसे गर्म साल बनने की ओर है, और यूरोप की जलवायु एजेंसी कोपरनिकस द्वारा प्रकाशित नए आंकड़ों में दावा किया गया है कि इस साल यानी 2025 जो है वर्तमान में साल 2023 के साथ रिकॉर्ड पर दूसरा सबसे गर्म वर्ष होने वाला है। कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा ने कहा है कि यह वर्ष लगभग निश्चित है कि 2024 के बाद अब तक दूसरा या तीसरा सबसे गर्म वर्ष होगा। तो ये यहाँ पर है। ऐसे कोई ज्यादा मतलब विशेष खबर नहीं थी, लेकिन ये कह सकते हैं कि जलवायु को लेकर के एक खबर है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है ये सब कुछ घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो बाढ़ का मामला हो या अत्यधिक गर्मी का मामला हो, है ना। तो ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां विशेष रूप से किस लिए हैं? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अब केवल 3 जिले ही वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित हैं। जैसा कि हमने देखा था पिछले हफ्ते भी कि जो मतलब ये मान के चलिए नक्सलिस्ट जो है उसमें एक स्थिति बनी हुई थी कि हमारे कुछ लोग वहां पर शहीद हुए और साथ ही साथ कुछ नक्सली मारे गए। तो उसको लेकर भी खबर है कि अब जो है बस ऐसी स्थिति में 3 जिले ही ऐसे बचे हुए हैं। तो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट खबर। भारत और स्वीडन मिलकर कम करेंगे कार्बन उत्सर्जन। भारत दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन का 7% तक उत्पन्न करता है, वहीं चीन 30% और अमेरिका 14% कार्बन उत्सर्जन करता है। भारत में कार्बन उत्सर्जन के प्रमुख कारण कोयला पर अधिक निर्भरता का होना है। हालांकि भारत इसे कम करने के लिए नवीकरण ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। देखिए, जैसा कि हम जानते ही हैं कि जो अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग में, तो देखिएगा कार्बन उत्सर्जन जो है सबसे बड़ा मतलब कह सकते हैं कार्बन उत्सर्जन CO2 जो है ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो मतलब हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपने भारत की, तो भारत अपेक्षाकृत जो है चीन से और अमेरिका से जो है वो काफी कम करता है उत्सर्जन। लेकिन देखिए, अगर यहाँ पे चीन की बात करें वो 30% कर रहा है, अगर हम अमेरिका की बात करें वो 14% कर रहा है, और यहाँ इंडिया की बात करते हैं तो वो केवल 7%। तो अगर हम ये तुलना करें चीन की, अमेरिका की और भारत की, तो तीनों में जो है हम जो है बहुत पीछे हैं अगर बात के लिए। लेकिन हम ये हमारा प्रयास रहता है कि कम से कम कार्बन उत्सर्जन करें, है ना। लेकिन फिर भी जो है ये देखिए चीन 30% कर रहा है, अमेरिका 14% कर रहा है। अगर हम मान के चलिए जब हम इस तरह से बात उठाते हैं कि भाई कार्बन जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको लेकर के कुछ किया जाए, तो ये अपनी जो है चाहे वो अमेरिका हो या चीन हो, सबसे ज्यादा जो है कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये अपनी जो है कदम अब उस ओर नहीं बढ़ाते। इनको तो अपना जो है क्योंकि कैपिटलिज्म की तरफ है ये देश, तो उसको जो है विशेष ध्यान रहता है अपनी इकोनॉमी का, है ना, पर्यावरण का कम ध्यान रखते हैं।
तो ये स्थिति बनी हुई है। देखिए हमने पहले भी बताया था कि हमारी जो 2025 तक जो है 2030 तक, सॉरी 2030 तक जो है रिन्यूएबल एनर्जी को जो है कितना करना है, 2030 तक 500 गीगावाट तक, है ना। और लगभग जो है 2025 में हमने एक पूरी भी कर ली है। तो ये हमारी उपलब्धि है कि हमने जो है नवीकरणीय ऊर्जा की जो स्थिति है वो हमने प्राप्त भी कर ली है ना, गीगावाट में। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, भारत के साथ मिलकर क्वाड को और मजबूत करेंगे, है ना। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका क्वाड के प्रति पूरी तरीके से जो है प्रतिबद्ध है तथा आने वाले वर्षों में इस समूह को और मजबूत करेंगे। रूबियो ने सोमवार को कहा कि हम क्वाड के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और आने वाले समय में जो है जापान और भारत के साथ मिलकर इसे आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम और काम करेंगे। तो देखिए क्वाड जो है जो 4 देशों का समूह है और इसका जो विशेष ध्यान है कि जो अगर हम पैसिफिक ओशन में देखेंगे तो पैसिफिक ओशन में उसका जो महत्वपूर्ण मतलब कह सकते हैं मुख्य उद्देश्य क्या है, कि पैसिफिक ओशन में मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो चीन है उसके जो मतलब कह सकते हैं उसके जो प्रभाव है उसको कम करना है। अगर हम बात करते हैं, देखिए ये है हमारा, ऐसे करके हम बात देखेंगे तो ये बन जाता है हमारा कुछ इस तरह से, है ना। ये बन गया, ये बन गया। तो ये जो है हमारा, ये है अमेरिका, ये यूएसए हुआ, ऐसे करके यूएसए है, और ये है हमारा चाइना, है ना। ये है हमारा जापान, ये जापान हुआ, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिएगा हमारा इनका जो क्वेड का मकसद मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर हम मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो यहाँ है ऑस्ट्रेलिया, है ना, ऑस्ट्रेलिया, इधर ब्राजील है। तो क्वेड का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस क्षेत्र में ये जो हमारा पैसिफिक ओशन है इस क्षेत्र में जो है इसके चाइना के प्रभाव को कम करने के लिए जो है ये बनाया गया, जिसमें जापान, भारत, अमेरिका ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये इनका मुख्य उद्देश्य है कि जो है चाइना के प्रभाव को जो है कम किया जाए एक क्वेड बनाकर, और ये क्वेड काम कर रहा है और इसको जो है अधिक मजबूत बनाने के लिए जो है ये मतलब एक प्रकार से अमेरिका मतलब आगे बढ़ रहा है और प्रतिबद्ध बताते हैं कि ये जो है इस तरह से प्रतिबद्ध है कि इसको जो है मजबूत करेगा, है ना। तो ये है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, 2036 तक हर 7 में से एक भारतीय होगा वरिष्ठ नागरिक। देखिए जहां तक हमारी अगर हम बात करते हैं टीएफआर की, तो टीएफआर जो है हमारी 2.1 है, तो उसको हम देखेंगे अगर इस तरह से रही स्थिति तो क्या होगा, ऐसा 2036 तक माना जा रहा है कि 2036 तक जो टीएफआर होती है हमारी, टीएफआर है ना, टीएफआर जो हमारी है वो है 2.1, है ना। तो देश की आबादी में तेजी से बूढ़ी हो रही है और जो है 2036 तक बुजुर्गों की संख्या जो है 22.74 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इसके चलते स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक निर्भरता और डिजिटल जो है वो क्या हो जाएगा, डिजिटल सुविधाओं का उपयोग जैसी चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो देखिएगा अगर 2036 तक मतलब कह सकते हैं लगभग 10 साल बाद, और अगर हमारी आबादी अभी जो मान के चलिए लगभग 150 करोड़ के आसपास है हमारी आबादी, अगर 10 साल में, अगले अगर 10 साल में मान के चलिए अगर 20 करोड़ के आसपास बढ़ी, या 20 से 25 मान लो, 25 के आसपास बढ़ी तो 175 करोड़ हो जाएगी। तो 175 करोड़ में लगभग जो है 22 करोड़ जो है, लगभग 23 करोड़, लगभग 23 करोड़ तो जो है वहां पर क्या होंगे हमारे पास में, बुजुर्ग होंगे, मतलब सीनियर सिटीजन होंगे, है ना। तो अगर ऐसा रहा तो उसके उसके चलते क्या होगा, हमारे जो देश की जो आर्थिक विकास है उस पर बहुत बड़ा मतलब नकारात्मक प्रभाव होगा। तो इसके लिए हमें जो है मतलब कुछ सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है ना। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। अच्छा अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना फार्म को ले देखिए यहाँ पर है कि जनगणना फार्म में शामिल होंगे प्रवास के कारणों पर प्रश्न, है ना। जनगणना 2027 में होने वाली है, क्योंकि अभी तक जो है 2021 में होनी थी और जो है कोरोना की वजह से वो नहीं हो पाई। अब 2026-27 में होने जा रही है। तो उसमें जो है विशेष मतलब कुछ प्रवास के कारण अगर है तो उस पर जो है प्रश्न चर्चा होगी, तो इसमें बताया जा रहा है। तो 2000 याद रखिएगा हमारी जो जनगणना है 2011 से नहीं हुई है ना, तो 2021 में होनी थी, वो नहीं हो पाई कोरोना की वजह से। तो अब ये 2026-27 में होगी, है ना। तो 2026 या 26 तो 27 में जो है वो नेक्स्ट जो है सेंसस होना है, और उसको लेकर के जो है एक महत्वपूर्ण खबर है कि जनगणना फार्म में जो है शामिल होंगे प्रवास के कारणों पर प्रश्न किया जाए, है ना, इस तरह से।
अच्छा, नेक्स्ट खबर देखते हैं। भारत में अमेरिका और चीन के मुकाबले कम हवाई जहाज हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, हमारे अगर अब अपने डेवलपमेंट के हिसाब से भी देखें और मान के चलिए जो हमारे इकोनॉमिक कंडीशन है चाइना के मुकाबले या अमेरिका के मुकाबले, तो भाई कमी है। तो उस हिसाब से भी जो है हम कह सकते हैं कि जो हमारी हवाई सेवाएं हैं तो उससे काफी मतलब कमी है। तो यहाँ उसी की बात हुई है, कोई ऐसी विशेष खबर है नहीं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। सौर तूफान अध्ययन में भारत के आदित्य एल ने की मदद। अच्छा, भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य एल ने सौर तूफान को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे जो है वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिली है कि 2024 में आए सौर तूफान से पृथ्वी पर इतनी असामान्य घटनाएं क्यों हुई थी। यह पिछले 2 दशक का सबसे शक्तिशाली और तूफान है और यह भारत की वैश्विक अंतरिक्ष विज्ञान में बढ़ती नेतृत्व क्षमता को दर्शाती है। आदित्य एल को कब देखिए, आदित्य एल क्या था हमारा, आदित्य एल क्या था, एक प्रकार से हमारा एक सैटेलाइट था और जो विश्व प्रकार के वेधशालाओं को जो है रूप में इसको स्थापित किया गया था सितंबर 2023 में। सितंबर 2023 में जो है यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था और उसी की मदद से जो है क्या हुआ देखिएगा, आदित्य एल की मदद से भारत अब शक्तिशाली सौर तूफानों को समझने और उनकी भविष्यवाणी करने के लिए जो है बेहतर ढंग से तैयार है ना। तो ये खबर है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे राष्ट्रवाद का जय घोष है वंदे मातरम। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के अमर गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर संसद ही ने नहीं पूरे देश में चर्चा हो रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम मात्र देशभक्ति गीत नहीं बल्कि भारतीय राष्ट्रीयता का आध्यात्मिक जय घोष है। देखिएगा, जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जब ये शीतकालीन सत्र जो है संसद का शुरू नहीं हुआ था तभी से हमने माना था कि जो खबरें आई थी उन्हीं खबरों के हिसाब से कि जो एसआईआर और वंदे मातरम ये जो है ये मामले चर्चित रहेंगे। इसका मुख्य कारण क्या है, जैसा कि विपक्षी मानते ही हैं और देखिए समझना भी होगा यहाँ पर क्या, क्योंकि हमारे जो स्थिति है वो यह है कि जो चुनाव की स्थिति बंगाल में है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, तो उसी को विपक्ष का मानना है कि जो है बंगाल की जो चुनाव है उसको लेकर के ये जो है मुद्दे उठाए जा रहे हैं और विकास के जो है मुद्दे उन पर जो है ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं लगभग जो है 10-12 दिन हो गए हैं जो जो हमारी शीतकालीन सत्र जो है चल रहा है ना, जो हमारा विंटर सेशन है वो पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है और 10 दिन लगभग हो चुके हैं इसको, और 10 दिन में सिर्फ यही बातें हो रही है कि एसआईआर कैसा होगा और वंदे मातरम पर क्या किया जाए। अरे भाई, दूसरे भी मामले हैं उन पर भी जो है चर्चा की जाए। हाँ ठीक है, जो बात है कि मतलब अगर वंदे मातरम को अगर राष्ट्रीय गीत या उसको किस प्रकार से सम्मान देना चाहिए, सभी लोग दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई इसका जो है अपमान कर रहा हो, है ना। तो यहाँ तक बात यह है कि इस पर सिर्फ 10-12 दिन जो है पार्लियामेंट में सिर्फ यही चर्चा होती रही, है ना। तो उसको लेकर के ये मान के चलिए कि पार्लियामेंट में अगर इस तरह से कार्य होगा तो जो विकास के मुद्दे हैं वो तो भाई साहब बाधित ही रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये बात है। तो विपक्ष का मानना जो है ये है कि आप जो है इस तरह के कार्य जो है जानबूझकर उठा रहे हैं ताकि जो है बंगाल का जो चुनाव है उसका जो है फायदा ले सकें, और ये इसका मतलब इस तरह से बातें हो रही हैं। तो हम भी ये देख रहे हैं कि लगभग 10-12 दिन हो गए और संसद में अभी 2 मुद्दे ज्यादातर लगातार में हैं ही। और अगर मान के चलिए अभी जो पीछे हमने देखा है, जो हमारी स्थिति इंडिगो को लेकर रही जिससे लोग परेशान हुए, उसका मुद्दा मतलब नगण्य ही रहा वहां पर पार्लियामेंट में इसके मुकाबले में। तो उस पर कोई ऐसी विशेष ध्यान दिया नहीं गया और यहाँ पर जो है सिर्फ एक बात को लेकर के जो है कि इस पे क्या किया जाए। भाई ये किसी किसी को मान के चलिए, अगर वंदे मातरम की बात हुई है कि इस तरह से इसको सम्मान सब दे रहे हैं, सम्मान देना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन हर दिन हर यही चर्चा होती रही तो फिर क्या होगा, विकास के मुद्दे पर कैसे चर्चा होगी पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट के सेशन जो है इस तरह से जो कह सकते हैं जो विकास कार्यक्रम है उनको जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात की गई है। अच्छा, देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि 150वीं वर्षगांठ जो है मनाई गई और जो है 7 नवंबर 1875 को जो है क्या हुआ था, 1875 को क्या हुआ था, इसका जो है मतलब कंपोजिशन हुआ, यानी इसका जो है इसको रचा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। और 1896 में जो है जो प्रथम बार जो है गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में, है ना। और 24 जनवरी 1950 को जो है क्या किया गया, संविधान सभा द्वारा जिसको अपनाया गया था, है ना। तो ये खबर थी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में 17.5 अरब डॉलर का निवेश करेगी माइक्रोसॉफ्ट, है ना। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट को लेकर के खबर है।
दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 23 अरब डॉलर का नया निवेश करेगी। इस निवेश के ज्यादातर हिस्सा यानी 17.5 अरब डॉलर बाद में निवेश किया जाएगा, क्योंकि कंपनी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ते डिजिटल बाजारों में से एक पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है ना। तो ये यहाँ बात है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। देश में पहले हाइड्रोजन जलयान को केंद्रीय मंत्री सोनोवाल कल काशी में दिखाएंगे हरी झंडी, है ना। तो एक सामान्य से खबर है, ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, कि जो है हमारा जो हाइड्रोजन से चलने वाला जो जलयान है वो अब काशी यानी बनारस जो है वहां से शुरू हो जाएगा। तो इसको जो है केंद्रीय मंत्री जो सोनोवाल जी हैं उन्होंने जो है हरी झंडी दिखाई, ऐसा मतलब खबर है। अच्छा, देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर फिर वही है, ट्रंप ने अब भारतीय चावल से आयात पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। अच्छा ये वही मैंने जो बताया था पीछे। अच्छा, कुछ एक और चीज देखते हैं टैक्स को लेकर के, एक प्रणाली, टैक्स प्रणाली कैसे काम करती है वो देख लेते हैं। देखिए, अगर हम टैक्स प्रणाली देखते हैं तो हमारे पास में टैक्स सिस्टम है इंडिया के अंदर। तो देखते हैं कैसे कैसे होता है इंडिया में हमारा। तो और एक तो होता है आनुपातिक। आनुपातिक मतलब रेशनल, रेशनल कहते हैं या प्रोपोर्शनल कह सकते हैं इसको। तो प्रोपोर्शनल टैक्स होता है हमारा। तो प्रोपोर्शनेट टैक्स जो होता है वो कैसे होता है, अगर हमारी जो है इनकम बढ़ेगी, यानी अगर हमारी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ी, तो क्या होगा हमारे पास में जो टैक्स रेट है, टैक्स रेट, टैक्स रेट क्या होगा, वो भी ऐसा ही सामान्य रहेगा। इनकम बढ़ी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमारी टैक्स रेट है वो सामान्य रहेगा, यानी एक स्थिति में लगातार बढ़ता जाएगा, मतलब सॉरी स्थिर रहेगा, बढ़ेगा नहीं। तो ये होता है हमारा प्रोपोर्शनेट, यानी अगर हमारा इनकम बढ़ती है, किसी की इनकम में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हमारी टैक्स रेट क्या होती है, वो ऐसे ही स्टेबल रहती है, कोई इसमें इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो इसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट टैक्स। एक टैक्स ये होता है। अच्छा, दूसरा क्या होता है हमारा, एक होता है हमारा प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स में ये होता है कि अगर हमारी इनकम बढ़ रही है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे जो है टैक्स रेट क्या होता है, वैसे वैसे जो है टैक्स रेट भी उसी आधार पर बढ़ता जाता है। अगर ज्यादा इनकम है तो ज्यादा टैक्स देना होगा, कम इनकम है तो कम। तो इसे कहते हैं हम प्रोग्रेसिव टैक्स। तो ये होता है। एक होता है हमारा रेग्रेसिव, रेग्रेसिव टैक्स। रेग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, देखिए जैसे हमने देखा कि प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि इनकम बढ़ी, भाई इनकम बढ़ी तो टैक्स रेट क्या हुआ था, वहां पर बढ़ रहा था। यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है टैक्स रेट जो है वैसे वैसे कम होता रहता है ना। तो इसमें क्या होता है, उल्टा होता है, यानी अगर इनकम बढ़, यानी अगर किसी की इनकम बढ़ रही है, लगातार बढ़ती आ रही है, लगातार बढ़ती आ रही है, तो उसमें क्या होता है टैक्स की रेट जो है वो कम होती चली जाएगी। इसे हम कहते हैं रेग्रेसिव टैक्स, है ना। तो इसमें हम देखते हैं एक होता है हमारा डिग्रेसिव, डिग्रेसिव टैक्स। डिग्रेसिव मतलब अपकर्मिक कहते हैं हिंदी में इसको। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, देखिए जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एक समय तक जो है वो टैक्स रेट बढ़ती जाएगी। यानी अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट क्या होगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगा। इसके बाद में क्या होगा, वो स्टेबल हो जाएगा, टैक्स रेट क्या हो जाएगा, फिर स्टेबल हो जाएगा। तो इसको देखेंगे कैसे कैसे होता है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं प्रोपोर्शनेट की, तो प्रोपोर्शनेट टैक्स जो होता है उसका जो अगर हम बात करें, जो उसका एक प्रकार से जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनेगा, जैसे मान के चलिए वो ग्राफ बनेगा इस तरह से। टैक्स रेट, इनकम बढ़े या ना बढ़े तो हमारा क्या होगा, टैक्स रेट ऐसा रहेगा, बिल्कुल टैक्स रेट है ये, टैक्स रेट यही स्टेबल रहेगा, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, है ना। टैक्स रेट क्या रहेगा हमारा, कोई बढ़ोतरी नहीं। इनकम बढ़ेगी, यानी जैसे ये इनकम मान ली हमने इधर, तो अगर इनकम यहाँ 1,000 रुपए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो कुछ भी हो जाए लेकिन टैक्स रेट हमारा यहाँ पर रहेगा, इस पर, है ना, ये बराबर रहेगा। अगर हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव में, प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स में ये होता है जैसे जैसे इनकम, जैसे ये अगर इनकम है और ये टैक्स रेट है, ये इनकम है और ये टैक्स रेट है ना। तो क्या होगा, देखिए इनकम बढ़ेगी, इनकम ऐसे बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी। तो अगर ये 1,000, 2,000, 3,000, तो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी टैक्स रेट भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, ऐसे करके टैक्स रेट बढ़ेगा तो ये टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा। तो इसे ये इसका जो है वो इस तरह से होता है ग्राफ। अगर हम बात करते हैं इसकी क्या मतलब रेग्रेसिव की, रेग्रेसिव टैक्स, तो उसमें क्या होता है, ये देखिएगा ये इनकम है मान के चलिए और ये टैक्स रेट है। तो इसमें क्या होता है
इसमें ये होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, अगर यहाँ पर ये है, यहाँ पर क्या होता है देखिए, यहाँ नीचे से आता, नीचे को आता है, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, इनकम अगर 1000 रुपये थी तो 1000 रुपये मान लीजिए अगर 1% था, 1% यानी 2% मान लो, 2% था, तो जैसे ही इनकम जो है वो अगर मान के चलिए 2000 हुई तो घट करके जो है 1.5% आ गया, तो टैक्स रेट क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो इसमें ये होता है। अच्छा, एक होता है हमारा जो है डिग्रेसिव, अगर हम बात करते हैं डिग्रेसिव की, डिग्रेसिव में क्या होता है, डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम में इसमें ये होता है कि अगर ये मान के चलो हमारी इनकम है और ये टैक्स रेट है, तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, देखिए अगर इनकम बढ़ रही है तो एक प्रकार से टैक्स की रेट भी बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद में एक सीमा आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी यहाँ पर, और मान के चलिए फिर जो है स्टेबल हो जाएगा, फिर वो जो है एक रेशियो में लगना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कुछ टैक्स सिस्टम होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो है लड़ाई विवादित सीमा तक फैली, है ना। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, कल भी मैंने इस पर चर्चा की थी कि जो हमारी चीजें हैं, जो थाईलैंड और कंबोडिया को लेकर के जो है बनी स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर के खबर है, और जो उसकी सीमा है उसको लेकर के ये विवाद बना हुआ है ना। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको कैसे। तो अगर मान के चलिए ये है हमारा ताइवान के नीचे का जो क्षेत्र, ताइवान अगर हम बात करते हैं, है ना, ताइवान से नीचे आ जाओ, ताइवान के आसपास में है ताइपे, ताइवान, इसके बाद में एक छोटा सा यहाँ पर आ जाता है, ये है हमारा हैनान, है ना, और यहीं से बनता है हमारा ऐसे करके, ये बनता है हमारा वियतनाम, है ना। इसके अगर हम ऐसे देखेंगे यू करके, ये इस तरह से ये बनता है हमारा लाओस, है ना, और ये है कंबोडिया, ये है कंबोडिया, और ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये जो बच गया पार्ट, यही है थाईलैंड, है ना, यही है थाईलैंड हमारा। और ये जो हमारा है ऐसे 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 करके, ऐसे करके लगातार आ रहा है, ये है हमारा म्यांमार, है ना। तो कुछ इस तरह से है। अब ये जो देखिएगा, जहां तक कंट्रोवर्सी की बात है, कंबोडिया में और जो थाईलैंड में अगर हम बात करते हैं, वो किसको लेकर के है, सीमा को लेकर के भी बात चला है यहाँ पर, ये है ना, खास तौर से। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के लिए इंटरनेट मीडिया प्रतिबंध है। अगर मान के चलिए, अगर इस तरह से जो कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखकर जो है कि भाई जो एडल्ट लोग हैं, वो जिसका एडिक्शन हो रहा है, इसके लिए जो है ये कार्यक्रम, मतलब इसके लिए जो है ये कानून बनाया गया, उस पर जो है इंटरनेट मीडिया प्रतिबंध किया गया है ना। तो 16 साल से कम उम्र के लिए ऐसा किया गया है। तो देखिएगा, कुछ नुकसान भी है, कुछ फायदे भी है, भाई हर तरह की बातें हैं। ये है आपके ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को लेकर के जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसको लेकर के खबर है कि ग्रीन हाउस गैसों के जलवायु परिवर्तन पर पड़ने वाले असर को लेकर पूरी दुनिया में चिंतित है। ऐसे कारणों से समाधान के उपाय और विकल्पों की खोज जारी है। इसी क्रम में नेपाल के कर्णाली नदी के संबंध में किए गए सिमुलेशन अध्ययन में बताया गया है कि ग्रीन हाउस गैसों का अधिक उत्सर्जन सेंट्रल हिमालय में चरल यानी चरम है, एक्सट्रीम है, उसके खतरे को बढ़ावा दे सकता है। देखिएगा, हम बात करते हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, तो मुख्य रूप से क्या आती हैं, CO2 आती है ना, मीथेन आती है, मीथेन है। तो CO2 तो आप जानते हैं, जो हमारे जो फ्यूल्स हैं उनको जो मतलब अगर हम उसको जलाते हैं तो उससे प्राप्त होती है। अगर हम बात करते हैं मीथेन की, तो मीथेन जो है खेतों में मिलती है खासतौर से, और जो हमारे पैडी जो एग्रीकल्चर है उसमें मिलती है, धान के खेत हुआ उसमें मिलती है ना, और पशुपालन जो होता है, हस्बेंड्री, तो उसमें भी मिलती है ये मीथेन। अगर हम बात करें, जो एक विशेष आती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहाँ होती है, देखिए ये हमारे खेतों में होती है, खेत, और जो ईंधन होते हैं, ईंधन जला जाते हैं, उनसे भी जो है प्राप्त की जाती होती है ना। अगर हम बात करते हैं और कौन सी आती है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, है ना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसमें जो है ये कहाँ से आती है, जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उनके जो मतलब सेडिमेंटेशन होता है और उनके जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वहां से भी निकलती है ना। अगर हम बात करें परफ्लोरोकार्बन, जो परफ्लोरोकार्बन है वो ऐसे क्षेत्रों से आती है जहां पर एल्युमिनियम होता है, और वहां पर जो उद्योग होता है वहां पर जो है ये
बहुत सारी मतलब इसका उत्सर्जन होता है। तो ये हमने आज की खबरें मुख्य रूप से देखी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा और साथ ही साथ इसको जो है शेयर भी करते रहें और हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण को जो है सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।